हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस से रिलेटेड एक सीरीज लेकर के आया था, जिसमें पूरा सिलेबस के सब्जेक्ट वाइज मैंने एक एक वीडियो बनाकर शॉर्ट में अपलोड किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि वो आपके एलएलएम एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, इसी कड़ी में मैं बात करता हूं। ये आज लास्ट सब्जेक्ट है जो लॉ ऑफ टॉर्ट का यानी अपकृत्य विधि का है। तो हम बात करते हैं अपकृत्य विधि की, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आई होप, आशा करता हूं कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में और विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में अवश्य मिलेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूछ लेता है टॉर्ट की उत्पत्ति किस लॉ से मानी जाती है। तो टॉर्ट की उत्पत्ति ब्रिटिश कॉमन लॉ से मानी जाती है। वहीं इसके विकास की बात करें तो इसका विकास जो है न्यायिक निर्णयों के माध्यम से माना जाता है। वहीं लॉ ऑफ टॉर्ट के विभिन्न नाम हैं जो अलग अलग देशों में की अलग अलग विधियों में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी इन नामों को भी पूछ लेता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा में लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए टॉर्टम के नाम से जानते हैं, यानी TORTUM, टॉर्टम के नाम से जानते हैं। वहीं फ्रेंच विधि की बात करें तो फ्रेंच विधि में लॉ ऑफ टॉर्ट को टॉर्ट नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में लॉ ऑफ टॉर्ट को जो है रॉन्ग, यानी रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग के नाम से जानते हैं। वहीं भारतीय विधि की अगर बात की जाए तो भारतीय विधि में टॉर्ट के लिए जो है अपकृत्य या दुष्कृत्य के नाम से जानते हैं, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए अपकृत्यों की विधि या दुष्कृत्य की विधि दो नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि लैटिन भाषा में टॉर्ट के लिए क्या बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में टॉर्ट के लिए टॉर्टम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं फ्रेंच भाषा में टॉर्ट का, अंग्रेजी भाषा में रॉन्ग का, और भारतीय विधि में दुष्कृत्य या अपकृत्य का। वहीं हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं कि किस विधि शास्त्री ने टॉर्ट को किस परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम ये परिभाषाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वन लाइनर करके पूछ लेता है एंट्रेंस एग्जाम में। कई बार पूछे भी हैं कि इस परिभाषा से मतलब परिभाषा दे दी और उधर विधि शास्त्री का नाम दे देगा कि ये परिभाषा किस विधि शास्त्री से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फ्रेजर महोदय की। तो फ्रेजर महोदय जो है बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण जिसके फलस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नुकसानी पाने का अधिकार हो। तो याद रखना, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नुकसानी पाने का अधिकार हो। तो ये किस विधि शास्त्री का परिभाषा है लॉ ऑफ टॉर्ट की। तो ये फ्रेजर महोदय ने बोला है। तो याद रखना। नेक्स्ट है सामंत महोदय की। तो सामंत महोदय ने जो है लॉ ऑफ टॉर्ट को किस रूप में परिभाषित किया है। तो इन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट को एक सिविल अपकार के रूप में, यानी इन्होंने सिविल अपकार यानी सिविल रॉन्ग के रूप में परिभाषित किया है। यानी अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसका उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी है। तो अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है। तो इतना याद रखना कि अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही की जो बात की है टॉर्ट में, वो सामंत महोदय ने की है। वहीं हम बात करते हैं प्रोफेसर बिनफील्ड की। तो प्रोफेसर बिनफील्ड ने भी लॉ ऑफ टॉर्ट को काफ़ी अच्छे से परिभाषित किया है। सामंत और प्रोफेसर बिनफील्ड की ही परिभाषा जो है ऑथेंटिक मानी जाती है लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो प्रोफेसर बिनफील्ड ने जो है अपकृत्य को निर्धारित कर्तव्यों का भंग, सामान्य व्यक्तियों के प्रति भंग का उपचार, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है। यानी यहाँ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की बात की गई है लॉ ऑफ टॉर्ट में प्रोफेसर बिनफील्ड के द्वारा। यानी इसमें तीन बात कही गई हैं। नंबर 1 है निर्धारित कर्तव्यों का भंग, दूसरा सामान्य, यानी जो वायलेशन होगा वो सामान्य व्यक्ति के प्रति, और उसका उपचार जो होगा वो अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही, क्षतिपूर्ति की कार्यवाही होगा। तो ये तीन बात कही गई हैं प्रोफेसर बिनफील्ड के द्वारा। वहीं कुछ इसमें मैगजीम दी गई हैं। हम मैगजीमों के बारे में बात करेंगे, जो 1 से 2 हो सकता है 3 मैगजीम भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। सबसे ज़्यादा इसकी मैगजीम ही पूछी जाती हैं। मैगजीम दे देगा, उसका हिंदी में अर्थ पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, क्या इसमें ऑप्शन दे देगा। जैसे हम बात करते हैं
क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, यानी क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इसका मतलब क्या है? तो दे देगा विकल्पों में 3-4 विकल्प, तो उसमें से जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, जो दूसरे के द्वारा कृत्य करता है वह स्वयं का कृत्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो दूसरे के द्वारा कृत्य करता है वो स्वयं के द्वारा कृत्य माना जाता है। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड मैगजीन है। तो ये जो है इसका मतलब ये है, तो ये जो है क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से का मतलब है जो दूसरे के द्वारा कृत्य करता है वह स्वयं ही कृत्य करता है, ऐसा माना जाता है। वहीं 2 मैगजीन इसकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो केस दे देगा, या उसका अर्थ पूछ लेगा, या उसकी मैगजीन दे देगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक है इंजूरिया साइन डेमनम, एक है डेमनम साइन इंजूरिया। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, जो इंजूरिया साइन डेमनम है, यानी इंजूरिया अलग शब्द है, फिर उसी में जो है साइन डेमनो, यानी इंजूरिया साइन डेमनो, यानी जो बिना हानि के क्षति। तो इसका याद रखना कि बिना हानि के क्षति, इंजूरिया साइन डेमनम, इतने से याद रखना। जिसमें इंजूरिया पहले दिया है उसका मतलब है बिना हानि के क्षति। तो इस पर 2 केस लीडिंग केस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा एसवी वर्सेस वाइट 1703, यानी 1703 का जो केस है वो किससे संबंधित है। तो अगर आपको हिंदी वर्जन में समझ में नहीं आ रहा है तो इसका इंग्लिश वर्जन अवश्य देख लें, जिसमें इंजूरिया वर्ड पहले लिखा है। समझ लो वो केस एसवी वर्सेस वाइट और मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स, ये 2 केस हैं। तो ये इंजूरिया साइन डेमनम से ही संबंधित हैं। तो आज याद रखने का तरीका यही है कि जिसके स्टार्टिंग में इंजूरिया वर्ड लिखा है उससे संबंधित एसवी वर्सेस वाइट है, और मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स 2 केस हैं। जिसमें एसवी वर्सेस वाइट में जो जस्टिस हॉल्ट हैं, कभी कभी पूछ लेता कि एसवी वर्सेस वाइट के केस में जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस हॉल्ट थे। तो याद रखना, जस्टिस हॉल्ट को भी याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी। तो एसवी वर्सेस वाइट के केस की अगर बात की जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, इसमें जो है राइट टू वोट, यानी मत देने के अधिकार से संबंधित था। तो जिस पार्टी को एसवी नाम की महिला जो वोट देने के लिए गई थी, तो उसके लिए वोट नहीं देने दिया गया था। तो जबकि उसका जो वो था, जो इलेक्शन पर खड़ा था, मतलब उसके पक्ष का, तो उसका पक्षकार ही जो है भारी बहुमतों से विजयी हुआ था। लेकिन तो अदालत में ये गई कि मुझे वोट नहीं देने दिया गया। तो अदालत में विपक्षी पार्टी ने जो अपना मत व्यक्त किया कि इनका पक्षकार तो विजयी हो गया, यानी जीत गया है, तो इनके लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ नुकसान तो बेशक नहीं हुआ, लेकिन वॉयलेशन ऑफ राइट टू वोट तो हुआ। तो मतलब नुकसान ही तो, क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है कि उसका राइट टू वोट का वॉयलेशन हुआ है। तो इसीलिए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो इसलिए ये जो है ये है बिना हानि के, यानी कोई हानि तो नहीं हुई है, कुछ भी हानि नहीं हुई है, क्योंकि उसका पक्षकार जीत भी गया था, लेकिन फिर भी क्षति हुई है। तो इसलिए इसे बोलते हैं इंजूरिया साइन डेमनम। तो याद रखना कि हानि नहीं हुई है, फिर भी क्षति हुई है। जैसे उसे वोट डालने का अधिकार था, वोट डालने नहीं दिया गया, लेकिन उसका पक्षकार जो था, पार्टी जो थी, फिर भी भारी बहुमतों से जीत गई। तो उसकी पार्टी तो जीत गई, उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वही इनका जो महिला थी, इनका वोट डालने का जो अधिकार था उसका वायलेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके लिए क्षति तो हुई, लेकिन हानि नहीं हुई। तो इतना याद रखना कि इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब है हानि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षति हुई है थोड़ा सा, जैसे राइट टू वोट हुआ इस केस में। वहीं मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स का केस था। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेमनम साइन इंजूरिया की। तो इंजूरिया साइन डेमनम मैंने समझा ही दिया है, वहीं बात करते हैं डेमनम साइन इंजूरिया। तो मैंने बताया जहाँ इंजूरिया वर्ड पहले आए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो इंजूरिया वर्ड इंग्लिश वर्जन में देख लेना। अगर इंजूरिया वर्ड पहले आ रहा है तो वहाँ एसवी वर्सेस वाइट, मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स, इन 2 केस के अलावा तीसरा केस नहीं पूछता है। कभी कभी पूछ लेगा एसवी वर्सेस वाइट में जस्टिस कौन थे, जस्टिस हॉल्ट थे। और पूछ लेगा कि एसवी वर्सेस वाइट किससे संबंधित है, तो बिना हानि के क्षति या
इंजुरिया साइन डैमनम से, तो इतना याद रखना। वही हम डैमनम साइन इंजुरिया की बात करें तो यहाँ 3 वर्ड हैं इनमें, जैसे उसमें इंजुरिया साइन डैमनम था, इसमें डैमनम साइन इंजुरिया है। तो वहाँ इंजुरिया साइन के बाद कॉमा लगेगा तब डैमनम पढ़ा जाएगा, वहीं डैमनम साइन के बाद कॉमा लगेगा तब इंजुरिया पढ़ा जाएगा। तब इसका अर्थ आप अच्छे से निकाल पाओगे, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ जाएगा साइन जो वर्ड है। तो डैमनम साइन इंजुरिया, यानी डैमनम सिंगल वर्ड है, उसके बाद साइन इंजुरिया अलग हो जाएगा, यानी बिना क्षति के हानि। उसमें क्या था, बिना हानि के, यानी वहाँ हानि नहीं हो रही थी तब भी क्षति हो रही थी, यहाँ बिना क्षति के, यहाँ कोई क्षति भी नहीं हो रही है तब भी हानि हो रही है उसे, यानी क्षति तो कुछ नहीं हुई फिर भी हानि हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जो केस पूछता है इसमें प्रीवियस PYQ के रूप में, वो पूछ लेता है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस जो है वो किससे संबंधित है। तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल बाद जो है 1410 का है, जिसमें जस्टिस हैंक फोर्ड थे, यानी ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस है 1410 ईस्वी का है, जिसमें जस्टिस हैंक फोर्ड थे। तो इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, इसमें क्या था ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में कि एक स्कूल का मालिक था, वहीं उस स्कूल में एक दूसरा अध्यापक पढ़ाता था। तो उसके मन में आया कि एक स्कूल अलग खोल लिया जाए, जिससे जो है बच्चे मेरे पास भी काफ़ी आ जाया करेंगे। तो उसने जो है एक उसी स्कूल के बगल में ही एक दूसरा स्कूल खोल लिया, जिसमें काफ़ी बच्चे कट कर उस स्कूल में भी पहुंच गए। तो जब उसके स्कूल में पहुंच गए तो पुराने स्कूल वाले जो प्रबंधक था उसने उसके खिलाफ़ केस किया, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो अदालत में जो है मतलब जस्टिस हैंक फोर्ड जो थे, उन्होंने डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि यहाँ जो है मतलब किसी को भी किसी भी संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है। तो यहाँ जो है वो उसने कोई हानि, यानी वो ज़बरदस्ती तो बुला के लाया नहीं था स्टूडेंटों के लिए, तो यहाँ जो है उसके लिए कोई नुकसान तो उसको कोई नुकसान तो पहुँचाया नहीं। जबकि मतलब यहाँ जो हिंदी है इसकी बिना क्षति के, यानी उसने उसके लिए कोई क्षति तो नहीं पहुँचाई, लेकिन हानि कहीं ना कहीं हुई, क्योंकि उसके स्टूडेंट जो थे वो उसके कॉलेज स्कूल में भी आ गए। तो यहाँ इसीलिए यहाँ डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब है कि बिना क्षति के, यानी क्षति तो नहीं की है लेकिन फिर भी हानि हो गई है। क्या हानि हुई है कि बच्चे उसके स्कूल वाले उसके स्कूल में भी आ गए, तो यहाँ जो है इसे टॉर्ट माना गया। तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस पूछ लेता है कि ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस जो है वो किससे संबंधित है, दे देगा डैमनम साइन इंजुरिया या इंजुरिया साइन डैमनम। तो यहीं कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट के कौन सी वाली सूक्ति से संबंधित है। तो मैंने बताया है कि जहाँ डैमनम वर्ड पहले आ रहा है वहाँ ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, और जहाँ इंजूरिया पहले आ रहा है वहाँ SV वर्सेस वाइट, मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स का केस है। तो हम बात कर रहे हैं डैमनम साइन इंजूरिया की। तो डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित केस मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। इन केसों के लिए अवश्य देख के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा 100%, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से पूछ ले। तो फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, इंजूरिया साइन डैमनम से संबंधित 2 केस हैं, SV वर्सेस वाइट 1703 का केस है, जस्टिस हॉल्ट हैं। वही नेक्स्ट केस है मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स का केस। और कभी कभी पूछ लेता कि मत देने के अधिकार से संबंधित जो केस था वो कौन सा है, तो वो ये SV वर्सेस वाइट का ही था। वहीं अब डैमनम साइन इंजूरिया की बात करें तो डैमनम साइन इंजूरिया यानी बिना क्षति के हानि जो है इसकी बात करें तो इससे संबंधित कौन कौन से केस हैं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है। वहीं ऊषा वैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, ये जय संतोषी माँ के नाम से भी फेमस है ये केस। तो इस केस के लिए याद रखना, ऊषा वैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, ये 1978 गुजरात राज्य का है। ये जय संतोषी माँ फिल्म जो आई थी उससे संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल 1975 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, यानी टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं डे वर्सेस ब्राउमिंग का जो केस है, ये भी जो है डैमनम साइन इंजूरिया है। तो फिलहाल हम इन केसों की डिटेल में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, खाली 1 लाइनर रूप में ही याद रखना, जिससे MCQ आए तो आप आसानी से लगा सकें। तो याद रखना डैमनम साइन इंजूरिया से जो संबंधित केस हैं, पहला जो फेमस इंपॉर्टेंट केस है वो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, जो सबसे ज़्यादा पूछता है कि ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस किससे संबंधित है, तो वो डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट केस है ऊषा वैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर।
वहीं नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल। वहीं नेक्स्ट है डे वर्सेस ब्राउनिंग का केस। तो ये इतने केस और इन सूक्तियों को अवश्य याद रखें और अच्छे से पढ़कर जाएं। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी पूछे। वहीं हम नेक्स्ट सूक्ति की बात करते हैं, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। साइंटी नॉन फिट इंजूरिया यानी 2 हैं, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है, यानी खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये साइंटी नॉन फिट इंजूरिया क्वेश्चन में जो जैसे ये इंग्लिश वर्जन है उसी तरीके से हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चन में यही लिखा हुआ मिलेगा, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या है। तो आपके लिए इसका हिंदी में अर्थ दिया होगा खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश वर्जन में जो वर्ड लिखे हैं वहीं उसका उच्चारण करके लिख देगा हिंदी वर्जन में भी, तो इसका मतलब अर्थ जो है वो लिखना है। तो याद रखना, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो सहमति के सिद्धांत से है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट के सिद्धांत से है। सहमति के सिद्धांत से जो सूक्ति है वो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। हिंदी में हिंदी वर्जन वही फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, हिंदी वर्जन में भी लिख के दे देगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसका मतलब वही है, इसका हिंदी वर्जन हिंदी में अर्थ दे देगा सहमति का सिद्धांत। तो सहमति का सिद्धांत हमें इसके विकल्प में लगाना है। वही नेक्स्ट है उवीजस इवीरेडियम दे देगा हिंदी वर्जन में वही उवीजस इवीरेडियम का क्या मतलब है। तो जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसका मतलब होता है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, यानी उवीजस इवीरेडियम। वहीं है एक सूक्ति एक्सियो पर्सोनेलिसिस मॉरिचर कम पर्सोने। एक्सियो पर्सोनेलिसिस मॉरिचर कम पर्सोने, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कार्यवाही का जो व्यक्तिगत अधिकार है वो व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। तो मैं इसका उदाहरण के रूप में बता दूं, जैसे कोई भी सिविल मैटर होता है तो सिविल मैटर जैसे ही जिसके खिलाफ होता मतलब मुकदमा दाखिल होता है, जैसे ही वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो मुकदमा खुद ही उसकी मृत्यु के साथ समाप्त मान लिया जाता है, यानी आगे वो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यानी जो उसके वारिस या विधिक प्रतिनिधि हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते सिविल मैटर में। वहीं नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर। तो ये काफ़ी बार बहुत एग्ज़ामों में एलएलएम एंट्रेंस काफ़ी जगह पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या है। तो इसके 2-3 नाम है, साक्ष्य का नियम भी इसे बोलते हैं। जो एविडेंस की धारा जो थी एविडेंस 1872 वाला जो है उसकी सेक्शन 103 जो है 106 जो है 106, यानी एविडेंस की धारा 106 भी जो बात करती है वो रेस इप्सा लोक्यूटर की ही बात करती है, यानी साक्ष्य का नियम माना गया है रेस इप्सा लोक्यूटर को। और इसके जो नाम है वो दे देगा घटना स्वयं प्रमाण है कि ये किससे संबंधित है। तो ये रेस इप्सा लोक्यूटर से संबंधित है। दे देगा घटनाएं स्वयं बोलती हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये भी रेस इप्सा लोक्यूटर से संबंधित है, यानी घटनाएं स्वयं बोलती हैं, घटना स्वयं प्रमाण है, साक्ष्य का नियम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये रेस इप्सा लोक्यूटर से संबंधित हैं। ये एविडेंस की सेक्शन 106 में भी रेस इप्सा लोक्यूटर की बात की गई है, यानी घटनाएं स्वयं प्रमाण है या घटना स्वयं बोलती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं कभी कभी पूछ लेता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग कैन डू नो रॉन्ग यानी राजकृत्य राजा गलती नहीं करता, यानी राजा जो है राजकृत्य में गलती नहीं करता, इसका मतलब ये है। वहीं नेक्स्ट है डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वस्तु पर निरुद्धि का अधिकार जब तक अनुतोष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ सूक्ति थी, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए मैं बार बार इतनी देर तक आपको समझाया हूँ। सबसे पहले हमें जो है इंजूरियस इन डैमनम जिसमें एसवी वर्सेस वाइट 1703 का केस है जिसमें जस्टिस हॉल्ट हैं। वही नेक्स्ट केस था मार्जट्टी वर्सेस विलियम्स जो इंजूरियस इन डैमनम से संबंधित था। वहीं जो है डैमनम साइन इंजूरिया था, डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित जो केस था वो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब घटना स्वयं प्रमाण है या घटनाएं स्वयं बोलती हैं, साक्ष्य का नियम है।
वहीं हम बात करते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी जो है वॉलंट सहमति का सिद्धांत की बात करता है। और फिर हम बात करते हैं कुछ और जो इसमें डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं, कौन सा डॉक्ट्रिन्स किससे संबंधित है, किस केस में बोला गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। टॉर्ट में जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। 95 से 98% तक मेरे बताए इस वीडियो में टॉर्ट के क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है 5% इधर उधर से कुछ आ जाए, नहीं तो 100% इसी में से ही पूछेगा। जैसे कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत, ये किस केस में दिया गया था, ये मैं कुछ डॉक्ट्रिन्स बता रहा हूँ। वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत ये किस केस में दिया गया था, तो ये जॉन्स वर्सेस वायसे के केस में दिया गया था। तो याद रखना, पूछ लेगा कि वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत जो किस केस से संबंधित है, केस दे देगा जॉन्स वर्सेस वायसे से संबंधित क्या है। तो याद रखना, वैकल्पिक जोखिम का सिद्धांत जॉन्स वर्सेस वायसे से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है कबूतर खाने का सिद्धांत, यानी पिजन होल थ्योरी जो है वो किसने दी है। तो पिजन होल थ्योरी का जो प्रावधान है वो सामंत महोदय ने दिया है। तो दे देगा कि सामंत महोदय की कौन सी थ्योरी है, तो पिजन होल थ्योरी है। वहीं नेक्स्ट है असीमित का सिद्धांत या विभिन्न अपकृत्यों का सिद्धांत, इंग्लिश में दे देगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी TORTS। जहाँ एस लगा दिया समझ लो वहाँ प्रोफेसर बिनफील्ड का हो जाएगा वो, यानी ये जो प्रोफेसर बिनफील्ड है ये विभिन्न अपकृत्यों की बात करते हैं, यानी विभिन्न अपकृत्यों का सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर बिनफील्ड ने दिया है। यानी अपकृत्य की बात नहीं करते, ये अपकृत्यों की बात करते हैं, यानी इसमें टॉर्ट्स वर्ड यूज किया गया है इनकी परिभाषा में। तो प्रोफेसर बेनफील्ड से जो अपकृत्यों की यानी विभिन्न अपकृत्यों के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इससे बस क्रिटिसाइज करना है कि किसने क्या बोला है। तो कबूतर खाने का सिद्धांत सामंत महोदय का, विभिन्न अपकृत्यों का सिद्धांत प्रोफेसर बेनफील्ड का। वहीं एक डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, लॉर्ड एटिंगटन जस्टिस थे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का केस जो है इसमें क्या क्या बोला गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेवियर यानी पड़ोसी का नेवियर का सिद्धांत दे देगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेवियर दे देगा, पड़ोसी का सिद्धांत बोल देगा। वहीं निर्माता के देयता का सिद्धांत, यानी निर्माता के देयता का सिद्धांत, पड़ोसी का सिद्धांत, नेवियर का सिद्धांत, ये किस केस में बोला गया था, ये डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के केस में बोला गया था। इसमें जस्टिस जो थे वो जस्टिस लॉर्ड एटकिन थे। वहीं हम बात करते हैं क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत की। तो क्षति की दूरवर्तीता का जो सिद्धांत है उसमें दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है प्रत्यक्षता का सिद्धांत। तो प्रत्यक्षता के सिद्धांत से जो संबंधित केस है वो रिप्लोमेसिस केस के नाम से फेमस है। तो याद रखना, पूछ लेगा रिप्लोमेसिस केस किससे संबंधित है, तो वो प्रत्यक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेगा रिप्लोमेसिस केस जो है वो किस प्रत्यक्षता के किस सिद्धांत से, आप पूछ लेगा क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत पूछ लेगा या प्रत्यक्षता का सिद्धांत। तो वहाँ रिप्लोमेसिस केस से संबंधित है, जिसमें जस्टिस बोरिंगटन थे। यानी रिप्लोमेसिस केस जो है वो प्रत्यक्षता के सिद्धांत से संबंधित है या क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत से संबंधित है, इसमें जस्टिस बोरिंगटन थे। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्षति की दूरवर्तीता का दूसरा सिद्धांत है वो युक्ति युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत है। यानी युक्ति युक्त पूर्वानुमान का जो सिद्धांत है वो किस केस इससे संबंधित कौन सा केस है जो लीडिंग केस है, तो वो वैगन माउंट केस है जो 1961 का। यानी वैगन माउंट केस किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वैगन माउंट का जो केस है वो युक्ति युक्त के पूर्वानुमान के सिद्धांत से संबंधित है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं कठोर दायित्व का सिद्धांत। यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है ये किस केस से संबंधित है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है रॉलैंड बनाम फ्लेचर का केस 1868 का है। रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस याद रखना, इसमें जस्टिस ब्लैकबर्न थे। यानी रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो है वो किससे संबंधित है, तो रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो कठोर दायित्व के सिद्धांत से यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत से संबंधित है। वहीं हम बात करते हैं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। यानी टॉर्ट में दो प्रकार की लायबिलिटी हैं, तीन प्रकार की, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी
और पूर्ण दायित्व यानी क्या 3 प्रकार के, यानी प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, कठोर दायित्व का सिद्धांत और एक है पूर्ण दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत, कठोर दायित्व का सिद्धांत, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, 3 प्रकार की लायबिलिटी दी गई हैं। तो जिसमें से हम बात करते हैं कठोर दायित्व की, मैं बता ही चुका, रोलैंड वर्सेस फ्लेचर के नाम से है। वहीं पूर्ण दायित्व को इंग्लिश में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यही याद कर रहा था, गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा था। यानी एक हो गई वाइकेरियस लायबिलिटी, एक हो गई स्टिक लायबिलिटी, एक हो गई एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो 3 लायबिलिटी हैं, वाइकेरियस, स्टिक और एब्सोल्यूट। तो मैं बात कर रहा था स्टिक लायबिलिटी की। तो स्टिक लायबिलिटी की रोलैंड वर्सेस फ्लेचर, जस्टिस ब्लैकबर्न का केस है। वहीं मैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी से संबंधित जो केस है MC मेहता वर्सेस भारत संघ। तो MC मेहता के बहुत केस हैं, तो हमें इसकी जो डेट है वो आपसे याद रखनी है। आपको विकल्प में दे देगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 या 1887, इस तरीके से। तो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत है, ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है वो इससे संबंधित है, यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी से, जिसमें 10 सिद्धांत दिए गए थे। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम अवसर का सिद्धांत, जो योगदायी उपेक्षा यानी जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है उसके एक्सेप्शन से संबंधित है। अंतिम अवसर का सिद्धांत, जिस पर लीडिंग जजमेंट है डेविस वर्सेस मान 1882 का, जिसमें गधे की टांगें बांधकर सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है, सामने से गाड़ी आती है, टक्कर मार देती है, गधा मर जाता है पटरी उस पर, सड़क पर। तो यहाँ ये मतलब ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि आपके पास जिस पक्षकार के पास अंतिम अवसर होता है, यानी घटना को रोकने का, तो जिससे घटना रुक सकती थी, यानी यहाँ गधा जो है टांगें बांध कर छोड़ा गया था, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही थी, तो अगर वो चाहता तो ब्रेक मार कर रोक सकता था। तो यहाँ जो है घटना यानी गधा मरने से बच जाता। तो यहाँ जो है यही बोला गया कि जिसके पास अंतिम अवसर था कि लास्ट मोमेंट पे भी घटना रोकी जा सकती थी, तो वहाँ उसने वो नहीं किया, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। तो अंतिम अवसर के सिद्धांत में डेविस वर्सेस मान 1882 के केस में यही कहा गया था कि जो गधा था उसकी टांगें बांधकर सड़क पर चलने छोड़ दिया गया था, तो चाहता तो वहाँ घटना रोक सकता था, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं नेक्स्ट है कपट या छल। कपट या छल से संबंधित पैसले वर्सेस फ्रीमैन का केस है। नेक्स्ट है अभित्रास सताना, इससे संबंधित केस है रुक्स वर्सेस बर्नार्ड 1966 का केस है। वहीं नेक्स्ट है संविदा भंग की उत्प्रेरणा। तो संविदा भंग की उत्प्रेरणा से संबंधित है लमले वर्सेस ग्रे 1853 का केस। वहीं नेक्स्ट है पति पत्नी को एक दूसरे के छोड़ देने के लिए उकसाना, यानी पति पत्नी को एक दूसरे के लिए छोड़ देने के लिए उकसाने से संबंधित केस क्या है, विंसमोर वर्सेस ग्रीनवैन 1745 का केस है। विंसमोर वर्सेस ग्रीनवैन किससे संबंधित है केस, तो ये पति पत्नी को छोड़ देने से संबंधित, उकसाने से संबंधित है। वही है उतावलेपन का आत्मगत सिद्धांत, यानी पूछ लेगा उतावलेपन का आत्मगत सिद्धांत से संबंधित कौन सा केस है, तो कनिंघमवाद, यानी कनिंघमवाद के नाम से प्रसिद्ध है उतावलेपन के आत्मगत सिद्धांत का। वही नेक्स्ट है खोल खोपड़ी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एगसेल्स स्कल्स, यानी खोल खोपड़ी का सिद्धांत जो है इससे संबंधित केस है स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन एंड कंपनी, यानी स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन एंड कंपनी का जो केस है वो किससे संबंधित है, तो खोल खोपड़ी के सिद्धांत एक दिया गया है टॉर्ट में, उससे संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है सामूहिक सेवा का सिद्धांत। तो सामूहिक सेवा की जो बात की गई है वो बात की गई है प्रियस्ले वर्सेस फाउलर के केस में, यानी प्रियस्ले वर्सेस फाउलर का केस जो है उसमें सामूहिक सेवा सिद्धांत की बात की गई है। वही हम बात करते हैं कुछ इसके सहमति का सिद्धांत।
सहमति का सिद्धांत जो है वो कहाँ कहाँ दिया गया है, तो आईपीसी की धारा 87, 88, 89, 90 और 92 में जो है सहमति के सिद्धांत की बात की गई है। और टॉर्ट में जो है सहमति के सिद्धांत जिस में नहीं मिलेगा, यानी बचाव सहमति का नहीं मिलेगा, तो वो कौन कौन से मामले हैं, जिसमें पहला है बचाव के मामले में। तो इससे संबंधित बचाव के मामले से संबंधित जिसमें सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, यानी सहमति के सिद्धांत का अपवाद जो है जिसमें बचाव नहीं मिलेगा, उससे संबंधित कौन कौन से केस हैं, तो हैंस वर्सेस हारवुड 1935 क्यूंस बेंच का केस है, हैंस वर्सेस हारवुड। तो इसमें क्षतिपूर्ति दिलवाई गई थी। तो इसमें क्या था, हैंस वर्सेस हारवुड के केस में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो घोड़ा गाड़ी है वो सड़क पर छोड़ दी गई थी, और आप जानते ही हो बच्चे होते हैं शरारती, तो बच्चों ने जो है डेला मारना स्टार्ट कर दिया। जो घोड़ा जुड़ा हुआ था घोड़ा गाड़ी में, जब डेला मारना स्टार्ट किया तो कुछ बच्चे थे उसमें बैठ चढ़े हुए थे घोड़ा गाड़ी में। जब डेला मारा तो घोड़ा जो है चल पड़ा बिदक कर, तो बिदक कर चल पड़ा। उसमें जो काफ़ी तेज़ चला गया, वो कुछ सामान लेने चला गया था, तो उसमें जो है घोड़ा जब चला गया तो उसमें काफ़ी बच्चे इंजर्ड हो गए, तो उसमें क्षतिपूर्ति की मांग की गई। तो यहाँ जो है सड़क पर वो छोड़ कर गया था और बच्चे जो उसमें बैठे थे, तो यहाँ जो है ये क्षति मतलब सहमति, यानी उन बच्चों यहाँ जो सहमति का बचाव नहीं मिलेगा। वहीं नेक्स्ट है सांविधिक कर्तव्य का भंग, यानी स्टेच्यूटरी जो ड्यूटी है उसका वायलेशन हो रहा है। तो इससे संबंधित केस था इंपीरियल केमिकल्स इंडस्ट्री वर्सेस सटवेल का केस, जो 1965 इलाहाबाद का केस था। तो इसमें सहमति का बचाव नहीं मिला। वहीं नेक्स्ट है खतरे का ज्ञान सहमति नहीं, यानी अगर खतरे का ज्ञान है और वहाँ आप सहमति देने की बात कर रहे हो तो वहाँ सहमति नहीं माना जाएगा। इससे संबंधित जो केस था वो आर वर्सेस विलियम्स 1942 का है, यानी खतरे का ज्ञान सहमति देना नहीं होता है। तो यहाँ इससे संबंधित जो केस है वो आर वर्सेस विलियम्स का है, जिसमें सहमति का बचाव नहीं मिला। वहीं नेक्स्ट केस था हॉल वर्सेस बीएल ऑटो रेसिंग क्लब 1933 क्यूंस बेंच का, यानी हॉल वर्सेस बीएल ऑटो रेसिंग क्लब। आप समझ रहे हो ऑटो रेसिंग क्लब से ही कि यहाँ क्या हो रहा होगा। तो यहाँ जो है इसमें प्रतिवादी को सहमति का बचाव नहीं मिला और क्षतिपूर्ति नहीं मिली, क्योंकि जहाँ आपको पता है कि आप कहीं जो है सर्कस और जैसे मौत का कुआं देखते होगे, मेला लगता है वहाँ मौत का कुआं लगता है, और वहाँ जो है मौत के कुआं में 4 व्हीलर या बाइक चलती है और वहाँ कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, तो वहाँ जो है वो खुद से ही वहाँ टिकट लेकर जाता है, तो वहाँ उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता अगर इंजर्ड होता है। तो वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। तो ये केस भी जो है दुर्घटनाग्रस्त जीप पर स्वेच्छा सवार प्रतिवादी को सहमति का बचाव नहीं मिला और क्षतिपूर्ति भी नहीं दिलाई गई। वहीं हम बात करते हैं खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है। तो मैं एक एक करके जो पीछे कुछ डॉक्ट्रिन्स बताई थी उन्हीं से संबंधित कुछ बता रहा हूँ कि कौन सा केस उससे संबंधित है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है, तो इससे संबंधित कौन कौन से केस थे, डॉन वर्सेस हैमिल्टन 1939 क्यूंस बेंच। तो इसमें लॉर्ड एक्सक्विथ जस्टिस थे। तो याद रखना खतरे का ज्ञान आवश्यक रूप से सहमति देना नहीं है, यानी साइंटी नॉन फिट इंजूरिया से संबंधित इंपॉर्टेंट केस दो हैं, डॉन वर्सेस हैमिल्टन 1939 क्यूंस बेंच का। नेक्स्ट है स्मिथ वर्सेस बेकर 1891 का, यानी स्मिथ वर्सेस बेकर, डॉन वर्सेस हैमिल्टन, ये साइंटी नॉन फिट इंजूरिया से संबंधित हैं। वहीं नेक्स्ट है स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, इससे संबंधित केस हैं स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न कंपनी 1870 LR। वहीं नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हिल का केस जो है वो किससे संबंधित है, तो वो स्टेच्यूटरी अथॉरिटी से संबंधित है। वहीं टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल 1975 का जो केस था, वो अवैध निर्माण बना लिया था, नगर पालिका ने उसे ध्वस्त करा दिया, वहाँ क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई, तो ये जो है स्टेच्यूटरी अथॉरिटी से संबंधित है। वहीं एक्ट ऑफ स्टेट, जिससे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है, जिसमें डीएम की गाड़ी थी, उसका ड्राइवर जो है उसे गाड़ी को धुलवाने गया था, तो वहाँ एक
रोड पर जो है एक महिला को एक्सीडेंट में मार दिया। तो यहाँ जो है न्यायालय ने कहा कि ये राजकृत्य नहीं कर रहा था, यानी डीएम जब उसमें उपस्थित नहीं था और ये किसी राज्य से संबंधित कार्य नहीं करने गया था, इसलिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं अंतिम अवसर का सिद्धांत मैंने बता ही दिया। वहीं कुछ बात करते हैं वैकल्पिक जोखिम के सिद्धांत से मैंने बताया था। जॉन्स वर्सेस बायसे का केस था जिसमें जस्टिस एलन बरो थे। वहीं जो है कुछ प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत की बात करते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी या रेस्पोंडेंट सुपीरियर, इसके दो नाम हैं। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत, वाइकेरियस लायबिलिटी या रेस्पोंडेंट सुपीरियर का केस या उद्यम का सिद्धांत, इसे 4 नाम से जानते हैं। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत, वाइकेरियस लायबिलिटी या रेस्पोंडेंट सुपीरियर या उद्यम का सिद्धांत। तो पूछ लेता कभी कभी कि उद्यम का सिद्धांत जो किससे संबंधित है, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धांत से ही संबंधित है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर भी प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धांत से यानी वाइकेरियस लायबिलिटी से ही संबंधित है। वाइकेरियस लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, जिसमें किस किस का संबंध होता है पूछ लेता है कभी कभी। तो स्वामी और सेवक का, फर्म और भागीदार का, मालिक और अभिकर्ता यानी जो प्रमुख प्रिंसिपल और एजेंट है, यानी प्रिंसिपल और सर्वेंट, पार्टनरशिप और फर्म, और प्रिंसिपल और एजेंट, इनके बीच का जो संबंध है वो वाइकेरियस लायबिलिटी का होता है। तो पूछ लेता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी का संबंध किस टाइप का है, तो ये विकल्प में दे देगा। तो जिसमें होता है स्वामी और सेवक, फर्म और भागीदार, और प्रमुख और अभिकर्ता, तो इसका ध्यान रखना। इससे संबंधित जो केस है मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है। जिसमें सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस है, जो सेवक की असावधानी के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया इसमें। नेक्स्ट है वेले वर्सेस MSL रेलवे कंपनी, जिसमें सेवक की भूल थी उसके लिए भी मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं नेक्स्ट केस है लिम्पस केस के नाम से जाना जाता है, लिम्पस वर्सेस लंदन जर्नल अम्बनी बस सर्विस, जिसमें जानबूझकर अनुचित कार्य किया गया था, तो यहाँ भी जो है क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। नेक्स्ट केस है वाइकेरियस लायबिलिटी से ही संबंधित, मॉरिस वर्सेस लूटर कॉरपोरेशन, जिसमें सेवक द्वारा चोरी की गई। नेक्स्ट केस है लॉयड वर्सेस ग्रेथ स्मिथ एंड कंपनी, जो सेवक द्वारा कपट की गई थी इसमें। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस, जो मैंने बताया था कलेक्ट्रेट का ड्राइवर था, तो ये भी वाइकेरियस लायबिलिटी से भी संबंधित है केस। वहीं नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी अंशदान, अभिदान या योगदान का सिद्धांत से संबंधित। तो इससे संबंधित कौन कौन से केस हैं कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अंशदान से केस है। मैरी वेदर वर्सेस निक्सन 1799 का केस, मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का जो केस है, इसमें ये नियम लागू नहीं हुआ था, यानी अंशदान के सिद्धांत का नियम लागू नहीं हुआ था मैरी वेदर वर्सेस निक्सन के केस में। वही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फिर किस में कहाँ से लागू माना जाता है, तो इस केस के जस्ट बाद से मैरिड वुमेन एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स 1935 का एक एक्ट आया था। मैरिड वुमेन एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स एक्ट 1935 का एक एक्ट आया था, जो मैरी वेदर वर्सेस निक्सन के बाद आया था, जिसमें जो है इस एक्ट के बाद अंशदान का नियम लागू हो गया। अंशदान का यानी रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो था वो इस एक्ट के आ जाने के बाद लागू हो गया। यानी पूछ लेता है कभी कभी कि मैरी वेदर वर्सेस निक्सन के केस में कंट्रीब्यूशन का रूल जो था वो लागू था, तो यहाँ लागू नहीं था। इसके बाद आया था मैरिड वुमेन एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स 1935 का एक्ट, तो इस एक्ट के बाद से जॉइंट टॉर्टफीजर यानी कंट्रीब्यूशन का जो रूल था वो लागू हो गया था। फिर इसके बाद केस आया था जस्ट बाद खुशाल राव वर्सेस बाबू राम, यानी 1935 का ये एक्ट बना था। 1942 में खुशाल राव वर्सेस बाबू राव का केस आया था, जो नागपुर हाई कोर्ट का था, जिसमें सह अपकृत्यकर्ता अंशदान करने के लिए दायी ठहराए गए। वहीं नेक्स्ट केस था धरणीधर वर्सेस चंद्रशेखर का केस 1951 इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें सह अभिकर्ता जो है जिम्मेदार ठहराए गए। वहीं हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, तो यानी उपेक्षा, असावधानी या लापरवाही, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेग्लिजेंस। तो इससे संबंधित जो केस थे डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, जिसमें लॉर्ड एटिकन थे, जिसे पड़ोसी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन को। तो वही नेक्स्ट है डॉन वर्सेस हैमिल्टन का केस, जिसमें शराब पीकर टैक्सी चला रहा था और बुढ़िया को मार दिया।
जिसमें जो है क्षतिपूर्ति दिलाई गई, यानी घायल को प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति दिलाई गई, यानी डॉन वर्सेस हैमिल्टन के केस में। वहीं बेकर वर्सेस विलोदी का केस 1970 का है, जिसमें क्षतिपूर्ति दिलाई गई। वहीं नेक्स्ट घटना स्वयं प्रमाण रेस इप्सा लोक्यूटर से संबंधित मैं जल्दी बताता हूँ कौन कौन से केस हैं। कृष्णा बस सर्विस वर्सेस श्रीमती मंगली देवी 1976 का केस है। वहीं नेक्स्ट है वायरन वर्सेस बोर्डले 1663 का केस है, जिसमें आटे का पीपा छत से डाल दिया था। तो यहाँ घटना की प्रकृति ऐसी थी, जो रेस इप्सा लोक्यूटर घटना स्वयं प्रमाण थी कि अगर ऊपर से पीपा डालोगे, यानी जो घी उसका आटे का कंटर जो होता है पीपा यानी बॉक्स टाइप का, जब छत से डालोगे तो इंजर्ड कोई होगा ही होगा। तो यहाँ घटना स्वयं प्रमाण यानी घटना स्वयं बोल रही है इस बात के लिए, तो यहाँ क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली नगर निगम वर्सेस सुहागवंती का केस 1966 का, जिसमें चांदनी चौक पर 80 साल पुराना एक घंटा टंगा हुआ था, जहाँ पर वो लोग पूजा करने गए तो घंटा जो एकाएक भर भरा कर गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई। यानी कहीं 80 साल पुराना घंटा जिस पर नगर पालिका ने आज तक कभी चेक ही नहीं किया, तो यहाँ घटना स्वयं प्रमाण है, यानी रेस इप्सा लोक्यूटर लागू होगा, क्योंकि 80 साल पुराना घंटा है और जो है नगर पालिका उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि घंटा इतना पुराना है। तो उसके लिए बीच बीच में नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए चेक किया जाए कि कहीं कोई चीज़ टूट कर तो नहीं। आप देखते होंगे कभी कभी नगर के अंदर बहुत पुराने पेड़ होते हैं जो कभी भी टूट कर गिर जाते हैं और काफ़ी लोगों को इंजर्ड कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका खुद जिम्मेदार होती है उसके लिए। वहाँ रेस इप्सा लोक्यूटर का प्रिंसिपल लागू हो जाएगा कि आपके लिए बीच बीच में देखना चाहिए कि इतने पुराने पेड़ हैं वो अंदर से खोखले हो गए हैं, तो उसका ध्यान दिया जाए, और वो उसका ध्यान ही नहीं देते हैं, टूट कर गिर जाते हैं तो पब्लिक इंजर्ड हो जाती है। तो उसके लिए रेस इप्सा लोक्यूटर का प्रिंसिपल लागू होगा, वहाँ नगर पालिका उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो यहाँ नगर पालिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, यानी क्षतिपूर्ति दिलाई गई। वहीं नेक्स्ट है कलेक्टर ऑफ गंजाम वर्सेस चंद्रमा दास का केस 1975 उड़ीसा का। वहीं नेक्स्ट है ईसन वर्सेस LNE रेलवे कंपनी 1944 का केस। तो ये केस जो है रेस इप्सा लोक्यूटर से संबंधित हैं। वहीं योगदायी उपेक्षा से संबंधित थे केस। विद्या देवी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य ट्रांसपोर्ट विद्या देवी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का केस। जौनपुर म्यूनिसिपलिटी वर्सेस ब्रह्मकिशोर 1978 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस। वहीं रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीवी 1980 कोलकाता का केस। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से संबंधित हैं। वहीं जो है वैकल्पिक खतरा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेट डेंजर से संबंधित जो केस हैं वो जॉन्स वर्सेस वायस का केस है 1816 का। वहीं लिंच वर्सेस नार्डिन का केस है, जिसमें बच्चे जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए गए थे और क्षतिपूर्ति दिलाई गई थी, बच्चे इंजर्ड हो गए थे। तो लिंच वर्सेस नार्डिन का केस है जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से के अपवाद से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेट डेंजर से संबंधित है, वैकल्पिक खतरे के सिद्धांत से संबंधित है। तो याद रखना वैकल्पिक खतरे के सिद्धांत यानी अल्टरनेटिव डेंजर के प्रिंसिपल से संबंधित दो केस हैं, जॉन्स वर्सेस वायस, लिंच वर्सेस नार्डिन का। वहीं जो है हम बात करते हैं व्यक्तिगत उपताप प्राइवेट नेग्लिजेंस से संबंधित है विल्किस वर्सेस HM कंपनी लिमिटेड। वहीं पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं तो पब्लिक न्यूसेंस में स्टोन वर्सेस बोल्टन का केस ही ज़्यादा पूछता है। वहीं हम बात करते हैं तंत्रिकाघात नर्वस शॉक। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, टॉट तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ नर्वस शॉक होता क्या है, यानी जो टॉट में दिया गया है तंत्रिकाघात वो होता क्या है। इसमें चीज़ को देखने या सुनने से उससे मानसिक आघात हो जाए तो वहाँ उसे तंत्रिकाघात यानी नर्वस शॉक मान लिया जाता है। जैसे बिल्किस वर्सेस डॉल्टन 1897 क्वींस बेंच का जो केस था, उसमें दुर्घटना में किसी ने ये बोल दिया कि आपके पति की दोनों टांगें टूट गई हैं, तो वहाँ पत्नी जो है इतना सुनकर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। तो ये जो था ये यहाँ ऐसे मान के चलो कि कोई ऐसी घटना जिसे अचानक में बता दो और हुई ना हो, तो उसके या हुई भी हो तो वहाँ जो है तंत्रिका, जैसे आप देखते हो किसी का कोई हॉस्पिटल या किसी का कोई एक्सीडेंट में आप एकदम बता देते हो कि आपके जो भैया या रिलेशन में जो भी है कि वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में मर गया है या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया, तो सामने वाला इतना सुनकर बेहोश हो जाए, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या हो सकता है उसकी मौत तक हो जाए, हार्ट अटैक वगैरह होकर। तो ऐसी कंडीशन में आप उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं,
यानी आप किस तरीके का अपराध करेंगे, तो आप नर्वस शॉक यानी तंत्रिका घात का अपराध कर देंगे। तो याद रखना, कभी भी किसी के लिए ऐसी सूचना ना दें जिससे सामने वाला एकदम जो है उससे जो है इस तरीके से सुनकर बीमार हो जाए या हो सके उसे कोई अनहोनी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो कहाँ प्रोविज़न दिया गया है, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में एक नर्वस शॉक यानी तंत्रिका घात के नाम से एक प्रोविज़न दिया गया है, जिसके लिए आप क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो याद रखना। इससे संबंधित नेक्स्ट केस था किंग वर्सेस फिलिप्स का 1953 का क्वींस बेंच का। वहीं हम बात करते हैं, है तो बहुत प्रोविज़न, खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं मानहानि। यानी मानहानि जो है, मानहानि से संबंधित जो है 2-3 केस हैं, यही पूछता है। तो मानहानि से संबंधित, मानहानि कितने तरह कैसे कैसे होती है, अपमानजनक कथन से और कथन वादी के प्रति हो, यानी 3 चीज़ें होनी चाहिए, अपमानजनक लेख, अपलेख या कथन। अपमानजनक लेख, अपलेख या कथन। कथन या अपलेख या जो भी हो रहा है वो वादी के प्रति होना चाहिए और उसका पब्लिकेशन यानी प्रकाशन होना चाहिए। यानी अपमानजनक कथन या अपलेख, कथन वादी के प्रति और उसका पब्लिकेशन यानी प्रकाशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो डिफामेशन माना जाएगा। तो IPC 1860 में भारतीय दंड संहिता में मानहानि से संबंधित जो प्रोविज़न है वो 499 में डेफिनेशन दी गई है, 500 में उससे संबंधित दंड दिया गया है। तो दंड 2 साल का दंड IPC में, अगर आपराधिक कार्यवाही में जाओगे तो वहाँ 2 साल तक की सज़ा हो सकती है अकॉर्डिंग टू IPC की सेक्शन 500 यानी 500 के अकॉर्डिंग 499 में डेफिनेशन दी गई है। वहीं आप अगर टॉर्ट में आएंगे तो उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है। यानी टॉर्ट जो होता है उसमें आपको सज़ा नहीं होती है, इसमें आपको क्षतिपूर्ति देना होता है। यही आपराधिक और सिविल में अंतर होता है। सिविल में यानी टॉर्ट में आपको क्षतिपूर्ति यानी पैसे के रूप में देना होगा, वहीं क्रिमिनल में आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं डिफामेशन की यानी टॉर्ट में मानहानि की। तो मानहानि से संबंधित 2-3 केस हैं, जिसमें DP चौधरी वर्सेस मंजूलता 1997 राजस्थान का केस था, जिसमें मानहानि मानी गई थी। केस का नाम याद रखना, DP चौधरी वर्सेस मंजूलता 1997 राजस्थान का केस था। वहीं नेक्स्ट केस था KCD वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड 1926 क्वींस बेंच का केस था। यानी KCD वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। तो वैसे तो DP चौधरी वर्सेस मंजूलता का ही केस पूछता है। वहीं नेक्स्ट है केस इससे संबंधित ग्रेगरी वर्सेस ब्रॉन्सविक 1843 का केस, जो मतलब दूसरे देश का केस है। ग्रेगरी वर्सेस ब्रॉन्सविक 1843 का केस, इसमें भी मानहानि मानी गई। इसमें जो थोड़ा सा फैक्ट है वो बता दूं मैं, ग्रेगरी वर्सेस ब्रॉन्सविक के केस में, इसमें एक अच्छा कलाकार था जो स्टेज पर जैसे ही मतलब अपना अभिनय करने गया तो हूटिंग स्टार्ट हो गई। स्टेज पर ही पहुंचते ही हूटिंग स्टार्ट हो गई, जिससे उसे बेबस होकर वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ उसकी मानहानि हुई। तो मानहानि के लिए वहाँ लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हूटिंग करने वालों को और क्षतिपूर्ति दिलाई गई उसके लिए। वहीं मानहानि के कुछ अपवाद हैं, पूछ लेता कि मानहानि के कौन कौन से अपवाद हैं। तो मानहानि के अपवाद हैं, पहला है क्षमा प्रार्थना, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है उचित टीका टिप्पणी, चौथा है पूर्ण विशेषाधिकार, पाँचवा सशर्त विशेषाधिकार। तो ये जो है मानहानि, जिसमें मानहानि नहीं मानी जाती है, जैसे कोई क्षमा प्रार्थना से संबंधित कोई बात कर रहा है, कोई सही बात कह रहा है यानी सत्य वचन की बात कर रहा है, उचित टीका टिप्पणी कर रहा है, पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसा आप देखते हो कि पार्लियामेंट में जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और जो पार्लियामेंट में दिया गया, वहीं विधानसभा यानी जो राज्य की विधानसभा में बात करता है वो 194 क्लॉज 2 बात करता है। तो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 जो बात करते हैं वो विशेषाधिकार की बात करते हैं, जो संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर उचित टीका टिप्पणी यानी करने का या कुछ भी कहने का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में वो मानहानि नहीं माना जाएगा। तो ये एक मानहानि का एक्सेप्शन के रूप में दिया गया। वहीं सशर्त विशेषाधिकार है। वहीं जो है हम बात करते हैं फिर कठोर दायित्व के सिद्धांत की। तो मैंने ये बता ही दिया था, इसमें जस्टिस ब्लैकबर्न थे। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है, जैसे किसी खतरनाक वस्तु को कोई व्यक्ति लाता है या रखता है या रोकता है जिससे अगले को क्षति हो जाए, तो वहाँ जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होगा। इसके भी अपवाद थे,
तो इसके अपवादों में जो केस थे वो कॉस्टियर वर्सेस टेलर का था, रामलाल सिंह वर्सेस लालधारी मोहंती का था, पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स का था, जिसमें वादी का दोष जो था कठोर रूप में दायी नहीं हुआ वादी के दोष में, जिसमें था घोड़े ने दीवार पर चढ़कर जहरीली घास खा ली, तो यहाँ वादी थोड़ी ना, वो प्रतिवादी थोड़ी जिम्मेदार होगा, घोड़ा चढ़ा था उसने खुद से घास खाई थी, तो उसमें वो थोड़ी ना जिम्मेदार है। तो इसलिए जो है कठोर दायित्व के सिद्धांत का अपवाद है, इसमें क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई गई, यानी पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स के केस में। वही नेक्स्ट है वॉक्स वर्सेस जब का केस। वहीं हम फिर बात करते हैं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की। तो पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में श्री राम गैस केमिकल्स लिमिटेड 1985 सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, याद रखना, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में श्री राम गैस केमिकल्स लिमिटेड 1985 सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, उसमें सारे अपवाद यानी जो कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो अपवाद थे उनको पूर्ण रूप से उनको समाप्त कर दिया और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू कर दिया। यानी अब कोई कठोर दायित्व के अंतर्गत जो अपवाद दिए गए थे कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, अब सीधा उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो ये बात की गई थी श्री राम गैस केमिकल्स लिमिटेड 1985। यानी पूछ लेता कभी कभी कि जो कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद थे वो किस केस में समाप्त किए गए, या पूछ लेता कि कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो अपवाद थे उनको समाप्त करके जब लागू किया गया तो किस केस से किया गया था, तो वो श्री राम गैस केमिकल्स लिमिटेड 1985 के केस से लागू किया गया था। वही नेक्स्ट केस है, और हाँ एक चीज़ और, इसे ओलियम गैस रिसाव के नाम से भी जानते हैं। श्री राम गैस केमिकल्स लिमिटेड का जो केस है इसके लिए ओलियम गैस रिसाव के नाम से भी जानते हैं। वहीं नेक्स्ट जो केस है इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है वो MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1987 का केस है, जिसमें जस्टिस PN भगवती थे, जिसमें इस बाद में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत जो सृजित किया गया था वो MC मेहता के केस में जो 1987 का केस था, इसमें पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को सृजित किया गया। यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत जो लागू हुआ था वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, या डेट याद रखना 1987 है, 1987 सुप्रीम कोर्ट के केस से लागू किया गया था। वहीं इससे संबंधित एक केस और था, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस। ये भी एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी से ही संबंधित है। तो आई होप मैंने इतने सारे केस बताए, इतने टॉपिक्स बताएं, शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बार बार इसको वीडियो को अवश्य देखें। मैं श्योर हूँ इससे बाहर टॉर्ट में नहीं पूछता है, टॉर्ट में मैक्सिमम इतने ही टॉपिक्स हैं जिनसे जो है क्वेश्चन पूछता है। मैं 2-3 मिनट में जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी रिपीट कर दूं, जिसमें डेयरी वर्सेस पीक का जो मामला है वो धोखे के टॉर्ट से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है क्विक फैसिट पर एलियम फैसिट पर से संबंधित है। तो प्रतिस्थानिक देनदारी वर्ड दे रखा है लेकिन इंग्लिश में वाइकेरियस लायबिलिटी है। तो मैंने बताया था कि क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से जो संबंधित है ये सूक्ति है, किससे संबंधित है, वाइकेरियस लायबिलिटी से संबंधित है। वहीं पड़ोसी का सिद्धांत मैंने बताया था किस केस में दिया गया था, ये डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में दिया गया था। वहीं नेक्स्ट है हेंस वर्सेस हारवुड का जो केस है वो उद्धार मुकदमे रेस्क्यूज केस से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है ग्रीन कॉर्क निगम वर्सेस कैलेडोनियन रेलवे जो का मामला जो किससे संबंधित है, वो दैवीय प्रकोप से संबंधित है। वहीं है न्यूकैंस कंटक का टॉर्ट है, ये किससे संबंधित है, जो हानि के प्रमाण पर टॉर्ट अभियोग करने के योग्य से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर खाने का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रोफेसर सामंड ने दिया था। वहीं नेक्स्ट देखो किस तरीके से एसवी वर्सेस वाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, दिया है किस बाद में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हॉल्ट। तो मैंने बताया था एसवी वर्सेस वाइट के केस में जस्टिस हॉल्ट थे। तो किस बाद में मुख्य न्यायाधीश हॉल्ट ने यह कहा, यदि लोग क्षतियों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्षतिपूर्ति कार्यवाही की संख्या में भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक क्षतिग्रस्त हुए व्यक्ति को क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर मिलना चाहिए। तो याद रखना जस्टिस हॉल्ट वर्ड आ गया है, तो ये एसवी वर्सेस वाइट इसका आंसर दे रखा है, तो एसवी वर्सेस वाइट से संबंधित है। वही नेक्स्ट है उवीज सिविरेडियम, यानी कोई विधिक क्षति उपचार विहीन नहीं है, इसका अर्थ है। वही नेक्स्ट है कौन सा बात कठोर दायित्व से संबंधित है, तो यहाँ रोलैंड वर्सेस फ्लेचर का मैंने बताया था, यानी रोलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है वो कठोर दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। वहीं देखिए सामंड से संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है, इन कार्यवाहियों के रूप में अब मृत है किंतु उनकी समाधियों से उनके प्रेत अभी भी हमें घेरते रहते हैं, अपने
जीवन में वे बुराई की शक्तियाँ थीं और अपनी मौत पर भी उन्होंने सताना बंद नहीं किया। यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये जस्टिस सामंत के द्वारा, प्रोफेसर सामंत के द्वारा की गई थी। वहीं देखो जोड़े यानी मिलान करने के लिए दे दिया है। ब्रुक वर्सेस ब्रूल का केस संयुक्त क्षतिकर्ता से संबंधित है। पार्वती वर्सेस मनार का केस अपवचन से संबंधित है। हल्टन वर्सेस जॉन्स का केस मानहानि से संबंधित है। वहीं हम बात करते हैं, ये मिलाने के लिए दिया रेसिप्रोकल से संबंधित क्या था, केस दे रखे थे एक तरफ डॉक्ट्रिन दे रखे थे। रेसिप्रोकल से संबंधित केस था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुहागवंती का केस, जिसमें घंटा भरभरा कर गिर गया था, मैंने बताया था, रेसिप्रोकल से संबंधित था। वहीं नेक्स्ट पूछ रखा है वैकल्पिक सिद्धांत, वैकल्पिक संकट का सिद्धांत, इससे संबंधित केस है श्याम सुंदर वर्सेस राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है डैमनम साइन इंजूरिया। देखो डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित जो केस है ये देखो नया केस है एक्टन वर्सेस बेंडेल का केस। तो एक्टन वर्सेस बेंडेल का भी याद रखना, डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित। वहीं किस बाद में मानसिक आघात यानी नर्वस शॉक होने के लिए वादी को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई? तो वॉरेल वर्सेस यंग के केस में नहीं दी गई थी। वहीं है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का बात किससे संबंधित है? तो वो डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित है। वहीं है रेसिप्रोकल सिद्धांत है, तो ये किससे संबंधित है? प्रमाण भार दूसरों पर डालने से संबंधित है। वहीं कबूतर खाने का सिद्धांत मैंने बता ही दिया है, और कुछ मिलान करने के लिए और दिया है। डैमनम साइन इंजूरिया किससे संबंधित है? वो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल से। इंजूरिया साइन डैमनम एसवी वाइट से। अपरिहार्य दुर्घटना जो संबंधित है वो हैंस वर्सेस हार्वुड के केस से संबंधित है। वहीं देखिए पूछ लिया है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था टॉर्ट शब्द टॉर्टम से लिया गया है जो है, यानी ये क्या है टॉर्टम? तो ये लैटिन टर्म है। आंसर दे रखा लैटिन टर्म, यानी टॉर्ट शब्द टॉर्टम से लिया गया है, ये लैटिन टर्म है। वही जो है गर्भोक्ति है, यानी इनुंडो है, गर्भोक्ति है, प्रथम दृष्टया निर्दोषिता इसका उत्तर होगा। मैं आपके लिए शॉर्ट में बता दूं, इनुंडो क्या होता है। इनुंडो यानी गर्भोक्ति क्या होती है? ये होती है एक तरीके से, जैसे आप बोल देते हैं ना कभी कभी कि आपको शक होता है, जैसे कहीं चोरी हो गई, आपको शक हुआ कि उसने चुराई है, तो आप बोल दो कि जैसे कोई आपकी छाता है तो वो कोई चुरा कर ले गया, तो आपको पता मतलब थोड़ा लग रहा है कि इसने चुराया, तो आप बोल दो कि सामने से जो सामने होगा कि ये तो चुरा ही नहीं सकता, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये बहुत शरीफ है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक तरीके से उनुंडो यानी गर्भोक्ति है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, आप बोल रहे हो कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो हाव भाव बदल रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ चोर तो ये, आप बार बार बोले जा रहे हो अरे ये तो बहुत शरीफ आदमी है, ये तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ये चोरी कर ही नहीं सकता, इसने नहीं की है, ये चोर हो ही नहीं सकता। तो जबकि वो अपने हाव भाव चेंज कर रहा है, आप भी समझ रहे हो, वो भी समझ रहा है, तो यहाँ आप बोल तो रहे हो, इसमें प्रथम दृष्टया बोल तो ये रहे हो कि ये चोर नहीं है, लेकिन चोर वही है, तो यहाँ प्रथम दृष्टया जो है वो निर्दोष माना जाता है। तो इनुंडो में यही होता है। इनुंडो किसी दिन जब, अभी तो मैं आपके लिए एंट्रेंस के पर्पज़ से एमसीक्यू बेस्ड वन लाइनर के हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, वीडियो में कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, और आप लोगों की डिमांड रही तो मैं आगे एक एक टॉपिक पर अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगा। तब आपको एक एक टॉपिक इनुंडो हुआ, रेसिप्रोकल या कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का जिसे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, एक एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर काफ़ी अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कभी भूलें ना। तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना। तो आपका जो है काफ़ी सहयोग बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं देता रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूं। तो वही हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कपोक्ष गवाक्ष का सिद्धांत, इंग्लिश में देगा पिजन हॉल थ्योरी, लेकिन हिंदी में देखो क्या लिख रखा, कपोत ग्वाच का सिद्धांत, यानी कबूतर खाने का ही सिद्धांत पूछा है। तो मैंने बताया था कबूतर खाने का सिद्धांत सावंत द्वारा दिया गया है, यानी कपोक्ष ग्वाच का सिद्धांत का जो है सावंत महोदय ने दिया, यानी पिजन हॉल थ्योरी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। वही नेक्स्ट है बिना हानि के क्षति को स्पष्ट किया गया है। तो ये केस है बिना हानि के क्षति, मैंने बताया था बिना हानि के जब क्षति हो रही, यानी इंजूरिया साइन डैमनम जो है वो एसवी वर्सेस वाइट से संबंधित है।
वहीं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कभी कभी पूछ लेता केस का नाम दे देगा, कभी जस्टिस का भी नाम दे देता है। तो पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो सिद्धांत था वो किस जस्टिस ने दिया था वो जस्टिस पी.एन. भगवती ने दिया था। जस्टिस पी.एन. भगवती ने दिया था। एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया था। तो इतना याद रखना कि जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है वो एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया था। जस्टिस पी.एन. भगवती ने दिया था। तो यहाँ जस्टिस का नाम दे रखा है तो जस्टिस पी.एन. भगवती थे। तो इतना याद रखना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस और टॉपिक्स तो बहुत हैं, लेकिन एलएलएम एंट्रेंस के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये एलएलएम सीरीज़ में लखनऊ यूनिवर्सिटी की लास्ट वीडियो थी। आई होप आपके लिए मेरी सारी वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप बारी बारी से सभी वीडियो का एक बार अवश्य देखें, रिवीजन करें और कमेंट करें। और कोई मैं आपके लिए कुछ नया कुछ संशोधन कर सकूं तो उसके लिए कमेंट में अवश्य लिखें। और मैं आपसे आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं आगे और वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय। और हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलएम में एडमिशन पाएँ। और इन वीडियो से ज़्यादा आप विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिले। थैंक यू। धन्यवाद।